नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में हमारे लिए जून 2021 की कुछ इम्पोर्टेंट सुर्खियां हैं, उसके ऊपर नज़र डालते हुए हमारे एग्जाम के लिए कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ा गौर करेंगे। आज के लिए फर्स्ट इम्पोर्टेंट सुर्खियां है, विश्व पर्यावरण दिवस हम हर साल 5 जून को मनाते हैं। भारत ने विश्व पर्यावरण दिन के ऊपर जो रिपोर्ट थी, मैं रिपोर्ट का नाम आपसे एक बार शेयर करना चाहता हूँ। रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी ऑन द रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020 से लेके 2025 तक। तो ये रिपोर्ट आपके साथ में फिर से एक बार उसका नेम मेंशन कर लेता हूँ। Report of the Expert Committee on the Roadmap for Ethanol Blending in India 2020 से लेके 2025 तक है। तो इस रिपोर्ट में हमने इन द ईयर 2025 के लिए almost all the petrol will going to be the blend with the ethanol up to the 20%, ये टारगेट हमने तय किया है। ये विशेषज्ञ समिति जो थी, इस विशेषज्ञ समिति को जो रिपोर्ट उन्होंने पेश किया हुआ है, ये रोड मैप बनाया हुआ है, मेन पर्पज जो इथेनॉल ब्लेंडिंग होना चाहिए, ये रिपोर्ट नीति आयोग और जो हमारी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है उनके कोऑपरेशन ने उन्होंने रिपोर्ट बनाया। द रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय द नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। इस रिपोर्ट के जो भी अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर राकेश सरवाल। इस रिपोर्ट के अध्यक्ष थे, उनका नाम था डॉक्टर राकेश सरवाल। उनके साथ भी 5 मेंबर थे। और इस अवसर पे जो हमने पायलट प्रोजेक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने लॉन्च किया हुआ है, इस पायलट प्रोजेक्ट का नाम जो है E100। E100 का मीनिंग ये होता है कि प्योर इथेनॉल। तो ऑलमोस्ट थ्रू द वर्चुअली पूना में 3 लोकेशन पे 3 स्टेशन पे E100 ये जो पायलट प्रोजेक्ट है, पायलट परियोजना उन्होंने शुरू की हुई है। तो हमने ये भी देखा, इस रिपोर्ट का नाम देखा। इस रिपोर्ट का नाम जो था, नाम था रिपोर्ट ऑन एक्सपर्ट कमिटी ऑन रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020 से लेके 2025 तक। पेट्रोल में हमारे लिए, इंडिया के लिए टारगेट होगा 20% इथेनॉल को ब्लेंड करना। उसके साथ हमने ये भी देखा, पुणे में जो E-100 जो प्रोजेक्ट का ऐलान किया हुआ है, थ्रू दिस प्रोजेक्ट द प्योर इथेनॉल स्टैंड फॉर द प्योर इथेनॉल वर्चुअली उनको लॉन्च किया हुआ है। वन थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसी ईयर विश्व पर्यावरण दिवस पे हमारे सरकार ने जो E20, मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ, कैपिटल E-20 जो अधिसूचना या नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, इस नोटिफिकेशन के तहत जो भी इंडिया की ऑयल कंपनी होती है उनके लिए इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का जो परसेंटेज होगा, जो 1 अप्रैल 2023 से वो 20% होगा, ये एक तय किया गया है। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ ये पॉइंट कि सरकार ने जो E20 अधिसूचना जारी की है, इस अधिसूचना से हमारे देश की जो भी तेल कंपनियां हैं उनके लिए 1 अप्रैल से 2023 से इथेनॉल मिश्रित जो पेट्रोल होगा उसमें इथेनॉल की जो परसेंटेज होगा वो, या प्रतिशत जिसे हम कहते हैं, वो 20% होगा। तो डेफिनेटली 1 अप्रैल 2023 के बाद सभी ऑयल कंपनियों को किसी भी हालत में पेट्रोल पंप में पेट्रोल 20% इथेनॉल से मिश्रित किया हुआ है वही उन्हें बेचना पड़ेगा। तो ये सुर्खियां इंपॉर्टेंट थी, एक बार इसको आप अच्छी तरह से सुन लो तो आपके रिपोर्ट का नाम भी समझ आएगा। जो राकेश सब्रवाल थे, जो उनकी अध्यक्षता में थे, उन्होंने ये रिपोर्ट बनाया था, राकेश सरवराल, ये आप याद रखो। नेक्स्ट पॉइंट आता है आज के लिए, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। हर साल 7 जून हम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं, जिसे हम वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कहते हैं। ये 2019 से हमने सेलिब्रेट किया था। तो इस साल का जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, ये हमारा 3rd डे है।
विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का इस साल का जो थीम है, जो विषय है, वो विषय है स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन। स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन, और उसे हम सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो, सेफ फूड टुडे फॉर द हेल्दी टुमारो, ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का विषय है या थीम है। 2019 से हमने उसको शुरुआत की थी। मोस्टली खाद्य सुरक्षा के बारे में, मानव स्वास्थ्य के बारे में, आर्थिक समृद्धि के बारे में, या कृषि बाजार में जो भी अनाज है या कृषि रिलेटेड चीजें है उनको पहुंच होने के लिए, या खाद्य के बारे में जो भी जोखिम होती है उनको रोकने के लिए सभी विश्व के गवर्नमेंट या जो भी गैर हम कहेंगे एनजीओ है उनका ध्यान आकर्षित करना, ये 7 जून का विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का एक उद्देश्य हमेशा रह चुका है। नेक्स्ट आता है PGI 2019 और 20, जिसे हम परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूं। PGI का मतलब होता है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स साल 2019-20 का 2021 में रिलीज किया हुआ है, और ये रिलीज किया है हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। या हमारे लिए अगर इक्वेशंस आता है कि परफॉर्मेंस ऑफ ग्रेडिंग इंडेक्स उनसे मिनिस्ट्री रिलीज करती है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का मेन पर्पस यही होता है, हमारे देश में जो भी स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनको ग्रेड किया जाता है। उनको हम कहेंगे एक हायरार्की की तरह उनको ग्रेडिंग सिस्टम में ये ट्रिपल प्लस है, ये डबल प्लस है, इस तरह का जो ग्रेडिंग्स होता है, मोस्टली ये ग्रेडिंग इस विषय के बारे में होता है। देयर आर ऑलमोस्ट 17 इंडिकेटर्स होते हैं। ये 17 इंडिकेटर्स या 17 मापदंड हर स्टेट ने या हर यूनियन टेरिटरी ने शिक्षण के संबंधित जो भी अलग अलग पहलू है, फॉर एग्जाम्पल हम शिक्षण प्राइमरी हो, सेकेंडरीज हो या उच्च शिक्षा हो, उसके लिए एक्सेस की क्या सुविधा प्रदान की हुई है, या शिक्षा के बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके रिलेटेड कुछ भी सुविधा हो सकती है, या इक्विटी हो सकती है, या गवर्नेंस का प्रोसेस किस तरह से एजुकेशन को मोर सुविधाजनक बनाया जाता है, उसके लिए उनको ग्रेड दी जाती है। तो ये ग्रेड में हमारे लिए जो हाईएस्ट ग्रेड, जिसे ग्रेड नंबर A3 प्लस कहते हैं, इट इज दी पंजाब। इस साल में पंजाब के साथ सेकंड पे आता है चंडीगढ़ आता है, थर्ड पे आता है तमिलनाडु आता है, फोर्थ पे अंडमान निकोबार आता है, और लास्ट केरला आता है। दिस थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये 2019 और 20 का PGI इंडेक्स था, जो रिलीज किया था 2021 में। जो उच्चतम ग्रेड आती है उसे हम A3 प्लस कहते हैं। सॉरी, मुझे यहाँ से थोड़ा सा रेक्टिफाई करना पड़ेगा। दिस उच्चतम ग्रेड होती है ये डबल प्लस होती है, और ये पंजाब फर्स्ट है, चंडीगढ़ सेकंड है, तमिलनाडु थर्ड है, अंडमान निकोबार फोर्थ है, और केरल ये फिफ्थ स्थान पे है। मोस्टली एजुकेशन के बारे में एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इक्विटी, इन सभी सुविधाओं को देख के ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये ग्रेडिंग सिस्टम बनाती है। नेक्स्ट, ये भी ग्रेड सिस्टम आपको मालूम होना चाहिए कि ये ग्रेडिंग हमने जो स्टार्ट की थी ये 2019 से स्टार्ट की थी। तो ये जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है PGI, ये इस साल का थर्ड उसका संस्करण है, या थर्ड एडिशन हम उसको जरूर कह सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है नियुक्ति के बारे में हमारी न्यूज है। ये नियुक्ति की जो न्यूज आती है ये हमारे लिए एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एट एयर हेडक्वार्टर में हो चुकी है। नाम है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, उनको वायुसेना का मुख्यालय में
वायुसेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है, जिसे हम वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कहते हैं। एयर मार्शल विक्रम चौधरी, ये अपॉइंटमेंट के तहत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन जो स्टैटिक पॉइंट हमारे लिए हो सकते हैं, आज हमारे देश में भारतीय वायुसेना के, इंडियन एयर फोर्स के 5 ऑपरेशनल और 2 फंक्शनल कमांड है। 5 ऑपरेशनल और 2 फंक्शनल कमांड है। फंक्शनल कमांड क्या होता है, अगर हम उसे समझ लेंगे तो बाय अंडरस्टैंडिंग यू विल गोइंग टू बी अंडरस्टैंड कि उनका फंक्शनल कमांड किस तरह से होता है। तो डेफिनेटली एटलीस्ट वी शुड बी अंडरस्टैंड कि फंक्शनल कमांड क्या होते हैं। तो फंक्शनल कमांड जो उनके हेड होते हैं, उसीलिए हम एयर मार्शल इस उपाधि से जाना जाता है। तो हम स्टैटिक पॉइंट देखेंगे, फर्स्ट 2 फंक्शनल कमांड देखेंगे और उनका हेड क्वार्टर जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट सॉरी जो फंक्शनल कमांड है, जिसे हम ट्रेनिंग कमांड कहते हैं, उसका हेड क्वार्टर बेंगलोर और कर्नाटका में आता है। दूसरा एयर फोर्स का जो फंक्शनल कमांड है, उसको हम मेंटेनेंस कमांड कहते हैं, और मेंटेनेंस कमांड का हेड क्वार्टर महाराष्ट्र के नागपुर में आता है। नाउ जो 5 कमांड है, 5 जिसे ऑपरेशनल कमांड कहते हैं, उसमें सेंट्रल एयर कमांड यूपी के प्रयागराज में है हेड क्वार्टर। नेक्स्ट आती है ईस्टर्न एयर कमांड, उसका हेड क्वार्टर शिलांग मेघालय में है। और सदर्न एयर कमांड, इसका हेड क्वार्टर तिरुअनंतपुरम केरला में है। और साउथ वेस्टर्न कमांड, ये गांधीनगर गुजरात में है। और वेस्टर्न एयर कमांड, ये न्यू दिल्ली में। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ। सेंट्रल एयर कमांड प्रयागराज यूपी, ईस्टर्न एयर कमांड शिलांग मेघालय, सदर्न एयर कमांड तिरुवनंतपुरम केरला, साउथ वेस्ट एयर कमांड गांधीनगर, वेस्टर्न एयर कमांड न्यू दिल्ली। इस तरह से 5 हमारे लिए एयर फोर्स के कमांड है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं बिम्स्टेक। बिम्स्टेक BIMSTEC, बिम्स्टेक BIMSTEC। अगर हम उसको लॉन्ग फॉर्म देखने की कोशिश करेंगे तो हमें बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल के जो लिटरल कंट्रीज है, अपवर्ती जो कंट्रीज है, जिसे भारत आता है, जिसमें श्रीलंका आती है, जिसमें नेपाल इनडायरेक्टली आता है, उसके साथ उसमें हमारे लिए भूटान भी आता है, दो डज नॉट हैव द कोस्टल्स आल्सो। म्यांमार आता है, बांग्लादेश आता है और थाईलैंड आता है। ये जो स्थापना हुई थी, ये 6 जून 1997 में थी। तो ये न्यूज इसलिए पिक्चर्स में है कि ये जो 24th हम इसकी वर्षगांठ मना रहे हैं, 24th वर्षगांठ जो उनका गठन हुआ था 6 जून 1997 को। तो 2021 में ये बिम्स्टेक शायद हमारे लॉन्ग फॉर्म या एमसीक्यू क्वेश्चंस में हो सकता है। ऑलमोस्ट हमने 7 सदस्यों का नाम ले लिया। कौन से 7 सदस्य हैं? एक बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। आज श्रीलंका बिम्स्टेक का वर्तमान अध्यक्ष है और ऑलमोस्ट हम देखेंगे तो ये बिम्स्टेक क्षेत्र में वैश्विक आबादी का 22% हिस्सा है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट के ऊपर। बे ऑफ बंगाल के जो भी कोस्टल कंट्रीज है, उनमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाना, ये उसका मेन उद्देश्य रह चुका है। नेक्स्ट लिए हमारे लिए न्यूज जो पिक्चर्स में आती है, ये है NMPB और NBRI, उनके बीच जो समझौता हुआ है, जो समझौता के ऊपर हस्ताक्षर हुए, उसके बारे में हम ये पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, NMPB का लॉन्ग फॉर्म, दिस इज नोन एज अ नेशनल मेडिसिनल प्लान बोर्ड। NMPB नेशनल मेडिसिनल प्लान बोर्ड जो दूसरी संस्था है हमारे CSIR के अंतर्गत आती है,
उसे हम NBRI कहते हैं। NBRI का मतलब होता है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दोनों के बीच औषधीय पौधा एट द सेम टाइम जो जुड़ी बूटियां होती है उनके कोऑपरेशन के लिए, उनका व्यावसायिक उत्पादन बढ़ाने के लिए उनमें से उच्च क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के सीड्स या प्लांटेशन को निर्माण करने के बारे में जो समझौता मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है उसके बारे में हमारे लिए ये सुर्खियां चर्चा में थी। तो हमें ये जानना इम्पोर्टेंस होता है, जो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है डेफिनेटली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जो भी औषधीय पौधा होते उनका वो सर्वेक्षण करेगी। और जो NMPB है, दिस इज अ रिस्पॉन्सिबल बॉडी मेडिसिनल प्लांट्स या मेडिसिनल प्लान के बारे में जो भी व्यापार, निर्यात या संरक्षण या खेती जो होती है उनके बारे में ये अपनी नीतियां या सभी मामलों का समन्वय करने का काम करती है। और ये जो NMPB है, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, ये आयुष मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। आयुष का लॉन्ग फॉर्म है आयुर्वेदा आयुष, AYUESH, ए फॉर आयुर्वेदा। यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है योगा आयुष, यू जिसे हम कहते हैं, ये योगा के बारे में आता है। नेक्स्ट वाई स्टैंड फॉर द योगा, यू स्टैंड फॉर द यूनानी सिस्टम, यहाँ यस स्टैंड फॉर द सिद्धा सिस्टम, और होम्योपैथी के लिए यस स्टैंड किया जाता है। तो NMPB और NBRI दोनों इंस्टीट्यूशन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने देखा। 6 जून हर साल महाराष्ट्र में, नॉट ओनली महाराष्ट्र में, ऑल ओवर द इंडिया में ये शिवराज्याभिषेक दिन की तहत सेलिब्रेट किया जाता है या मनाया जाता है। हमें छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका जो राज्याभिषेक हुआ था, जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक भी रह चुके थे, नॉट ओनली संस्थापक लेकिन एक महान योद्धा और एक धनुर्धारी, या हम कहेंगे एक ज्येष्ठ रणनीतिकार भी थे, और आज भी हमारे लिए या सबके लिए एक इंस्पायरेटिव लीडर भी थे। तो उनका जो साम्राज्य, या उन्हें हम कहेंगे जो छत्रपति ताज उनको पहनाया गया था, जिसे राज्याभिषेक समारोह भी कहते हैं, ये 6 जून 1674 में रायगढ़ किले पे हुआ था। तो ये 348 उनका राज्याभिषेक दिन महाराष्ट्र में सेलिब्रेट, पूरे महाराष्ट्र में सेलिब्रेट मनाया गया। ये भी हमें इम्पोर्टेंस होता है। महाराष्ट्र का जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ग्रामीण विकास विभाग है, उन्होंने 6 जून को नाउ ऑनवर्ड्स जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या गांव स्तर पर, ग्राम परिषदों में इस दिन को शिव स्वराज्य दिवस के रूप में मनाने जाएगा, ये भी ऐलान किया हुआ है। तो हमने शिव राज्याभिषेक का दिन ये देखा, और शिव राज्याभिषेक दिन ऑनवर्ड्स जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे या गांव स्तर पे ये सेलिब्रेट किया जाएगा शिव स्वराज्य दिन। ये हमारे लिए MCQ हो सकता है, ये सेलिब्रेट किया जाएगा शिव स्वराज्य दिन। तो ये इंपॉर्टेंट सुर्खियां थी। जस्ट एक बार हम सारांश रूप में देखेंगे क्या क्या सुर्खियां हमने देखी थी। फर्स्ट हमने देखा था कि रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट कमिटी ऑन रोड मैप और इथेनॉल ब्लेंडिंग 2025 तक 20% का पेट्रोल में ब्लेंडिंग का टारगेट, राकेश सर्वासा ये उनकी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आता है जून 7 वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हम सेलिब्रेट करते हैं। थीम था द फ्यूचर ऑफ फूड फॉर सेफ्टी, ये 2019 का था, लेकिन 2021 का थीम हमारे एग्जाम के लिए हो सकता है। ये था सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो। देन हमने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स देखा। ये एजुकेशन के 70 मापदंड है, उस मापदंड को ग्रहित या इन हम कहेंगे कि एक बेस लेके ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी का रैंकिंग किया जाता है। नेक्स्ट हमने ये देखा कि एयर मार्शल विक्रम चौधरी, ये हमारे वायुसेना के उप प्रमुख, जिसे हम वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कहते हैं, उनको नियुक्त किया गया। नेक्स्ट हमने बिम्स्टेक के बारे में देखा, उनका लॉन्ग फॉर्म देखा, और ये बिम्स्टेक हमेशा
6 जून अपनी गठन का एक वर्षगांठ मनाता है, ये भी हमने देखा। नेक्स्ट हमने समझौता ज्ञापन देखा 2 संस्थाओं के बीच, ये एक आती है NMPB और दूसरी जो आती है NBRI होती है। और 6 जून हर साल महाराष्ट्र और भारत में ये शिवराज्याभिषेक दिन की तरह मनाया जाता है। और इस साल महाराष्ट्र के जिला, ब्लॉक लेवल या हम कहेंगे ग्राम परिषदों में इस दिन के लिए शिव स्वराज्य दिन ये नाम से मनाने की घोषणा रूरल डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने की है। इस तरह से एक बार 2 बार अगर आप उसको सुनने की कोशिश कर लेते हो तो डेफिनेटली ये 15-20 मिनट का सेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। दिस इज माय एश्योरेंस। धन्यवाद। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.